दोस्तों, मैं विकास अरोड़ा इंश्योरेंस गुरुजी यूट्यूब चैनल के बिहाफ पर आपका आज वार्म वेलकम करता हूं। दोस्तों, यदि अभी तक आपने हमारे इंश्योरेंस गुरुजी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आज सबसे पहले सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें और पाएं फास्ट नोटिफिकेशन। हमारा आज का टॉपिक है एक्सीडेंटल कवरेज एडवांस पार्ट 2। दोस्तों, हम आपको आज सिखाएंगे परमानेंट डिसेबिलिटी के बारे में, एक्सक्लूजन्स यानी कि ऐसी परिस्थितियां जब एलआईसी एक्सीडेंटल कवरेज का क्लेम देने से मना कर सकती है। फ्रेंड्स, ऑक्यूपेशन एक्स्ट्रा के बारे में बताएंगे, क्लेम से संबंधित जानकारी देंगे आपको और ये भी बताएंगे ऐसे कौन से रिक्वायरमेंट्स हैं, डॉक्यूमेंटेशंस हैं जब किसी व्यक्ति की एक्सीडेंटल डेथ हो जाए या परमानेंट डिसेबिलिटी ड्यू टू एक्सीडेंट हो जाए वो सबमिट करनी होती है। और फ्रेंड्स, आपको आज ये बताएंगे यदि किसी व्यक्ति ने शुरू में एक्सीडेंटल कवरेज का राइडर नहीं लिया है तो बाद में कैसे लिया जा सकता है। आप नोट करते रहिए, डायरी पेन अपने पास रखें। फ्रेंड्स, आज का टॉपिक थ्योरेटिकल रहने वाला है। दोस्तों, हमारा एक ही उद्देश्य है कि एलआईसी के रूल्स एंड रेगुलेशन की जानकारी आपको हमारे बनाए गए वीडियोस के द्वारा देते रहें और हमारा ये उद्देश्य है कि आप एलआईसी में एक प्रोफेशनल एजेंट के रूप में एस्टैब्लिश हों। यदि आपको रूल्स की जानकारी नहीं होगी तो प्रोफेशनल कैटेगरी से आप बाहर हो जाएंगे। यदि आपको प्रोफेशनल एजेंट बनना है तो रूल्स एंड रेगुलेशंस की जानकारी होना अति अनिवार्य है। लेट्स स्टार्ट फ्रेंड्स, परमानेंट डिसेबिलिटी के बारे में कुछ मैं आपको जानकारी देने जा रहा हूं, इसको समझने का प्रयास कीजिए, नोट करते रहिएगा। यदि किसी व्यक्ति को परमानेंट डिसेबिलिटी ड्यू टू एक्सीडेंट होती है तभी वो इस कैटेगरी में आ पाएंगे। यदि किसी व्यक्ति को परमानेंट डिसेबिलिटी ड्यू टू एक्सीडेंट नहीं होती है तब इस राइडर का बेनिफिट लाइफ एश्योर्ड को नहीं मिलेगा। फ्रेंड्स, एक्सीडेंट के 180 दिन के अंदर यदि परमानेंट डिसेबिलिटी होती है तो इस राइडर का बेनिफिट मिलता है, अन्यथा नहीं। फ्रेंड्स, यदि व्यक्ति परमानेंट डिसेबिलिटी होने के बाद दिन की 4 प्रमुख कार्यों को नहीं कर पाता है तब यह माना जाएगा कि व्यक्ति को परमानेंट डिसेबिलिटी हुई है। फ्रेंड्स, वो 4 दैनिक कार्य कौन से हैं इसकी मैं आपको जानकारी देने वाला हूं आज। फ्रेंड्स, जब हमारे मेडिकल एग्जामिनर जिनको एलआईसी ने ऑथोराइज किया है वो सर्टिफाई कर देते हैं कि व्यक्ति को परमानेंट डिसेबिलिटी हुई है तभी इस राइडर का बेनिफिट लाइफ एश्योर्ड को मिल पाता है। फ्रेंड्स, मैं आपको बताने जा रहा हूँ 6 एक्टिविटीज, यदि इसमें से कोई व्यक्ति 4 एक्टिविटीज नहीं करता है तभी परमानेंट डिसेबिलिटी राइडर का बेनिफिट लाइफ एश्योर्ड को मिलेगा। और इसकी जानकारी एलआईसी ने जो बॉन्ड आएगा उस पर प्रिंट कर रखी है, आपको भी इसकी जानकारी होना अति अनिवार्य है। फर्स्ट पॉइंट, जो 6 एक्टिविटीज हैं, पहली एक्टिविटी है ड्रेसिंग। यदि व्यक्ति अपने गारमेंट्स को ना उतार पाता है ना पहन पाता है, प्लस आर्टिफिशियल लिम्स जो वो यूज कर रहा है या सर्जिकल अप्लायंसेस वो यूज कर रहा है, ना वो उतार पा रहे हैं ना पहन पा रहे हैं स्वयं, तो ये एक्टिविटी का पार्ट माना जाएगा ड्रेसिंग एक्टिविटी का। दूसरी एक्टिविटी है वॉशिंग। यदि व्यक्ति स्वयं अपने आप को साफ सफाई का ध्यान नहीं रख पाते हैं तो वो आते हैं वॉशिंग कैटेगरी के अंदर। तीसरी एक्टिविटी आती है फीडिंग। यदि व्यक्ति स्वयं प्लेट से अपने माउथ तक खाने को ले जाने में असक्षम है तो वो कैटेगरी आएगी फीडिंग। फोर्थ एक्टिविटी आएगी टॉयलेटिंग। यदि व्यक्ति वो स्वयं नहीं कर पा रहे हैं तो इस एक्टिविटी का पार्ट माना जाएगा। फिफ्थ एक्टिविटी है मोबिलिटी। व्यक्ति एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक जाने में सक्षम नहीं है तो उस एक्टिविटी को कहा जाएगा मोबिलिटी। सिक्स्थ एक्टिविटी है ट्रांसफरिंग, मतलब बेड टू जो उनकी व्हील चेयर है या वाइस वर्सा। यदि वो इस एक्टिविटी को करने में असक्षम है तो इस कैटेगरी को कहा जाएगा ट्रांसफरिंग। ये 6 एक्टिविटीज हैं, इसमें से यदि 4 एक्टिविटीज लाइफ एश्योर करने में असक्षम है तो इस राइडर का बेनिफिट लाइफ एश्योर को मिलेगा। और जैसे कि मैंने शुरू में बताया आपको, इसका अप्रूवल लेंगे हमारे मेडिकल एग्जामिनर कि वो जो बताया जा रहा है बिल्कुल ठीक है या नहीं। परमानेंट डिसेबिलिटी के बारे में कुछ जानकारी मैं आपको और देना चाह रहा हूं, आप समझें, आपके भविष्य में काम आएंगी। फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपको बताया कि विद इन 180 डेज एक्सीडेंट के यदि परमानेंट डिसेबिलिटी होती है तो बेनिफिट मिलता है। और फ्रेंड्स, एक्सीडेंट होने के बाद यदि परिणाम स्वरूप व्यक्ति के दोनों आंखों की दृष्टि जो रोशनी है वो चली जाती है या व्यक्ति के दोनों पूरे हाथ या रिस्ट से ऊपर तक का भाग एक्सीडेंट के बाद चला जाता है या दोनों फिट पूरे या एंकल से अबव तक का पार्ट चला जाता है या
1 हाथ पूरा या रिस्ट से ऊपर तक का पार्ट एंड 1 फुट पूरा या एंकल से ऊपर तक का भाग चला जाता है। इन चारों में से कोई भी एक घटना घटित होती है लाइफ एश्योर्ड के साथ आफ्टर द एक्सीडेंट, तो वो परमानेंट डिसेबिलिटी के दायरे में आएगी। फ्रेंड्स, अब मैं आपको बताने जा रहा हूं एक्सक्लूजन्स के बारे में। ये वो परिस्थितियां हैं जब एलआईसी क्लेम देने से मना कर सकती है और इसकी पूरी जानकारी एलआईसी ने अपने बोर्ड में प्रिंट कर रखी है। फ्रेंड्स, आपको भी इसकी जानकारी पूर्ण रूप से होनी चाहिए। ये प्रैक्टिकली आपको काम आने वाला टॉपिक है। फ्रेंड्स, यदि व्यक्ति इंटेंशनली अपने आप को नुकसान पहुंचाता है या सुसाइड करने की कोशिश करता है, प्लस या कोई वो कहते हैं ड्रग्स ले रहा है, ड्रिंक करके बैठा हुआ है, उसके बाद एक्सीडेंट कर लेता है, फ्रेंड्स, उस परिस्थिति में यदि एक्सीडेंट होता है और व्यक्ति की डेथ हो जाती है या परमानेंट डिसेबिलिटी हो जाती है, तो एलआईसी क्लेम देने से मना कर सकती है। फ्रेंड्स, दूसरा पॉइंट है, यदि व्यक्ति किसी प्रकार के दंगों में, देशद्रोह में, युद्ध में, हंटिंग करते समय, माउंटेनिंग करते समय, किसी प्रकार की रेस में, पैराग्लाइडिंग करते समय, पैराशूटिंग करते समय या किसी भी एडवेंचर स्पोर्ट्स में भाग लेते समय एक्सीडेंट कर लेता है और उसके बाद या तो डेथ हो जाए या परमानेंट डिसेबिलिटी हो जाए, तो एलआईसी एक्सीडेंट कवरेज का बेनिफिट लाइफ एश्योर्ड को या उसके परिवार को नहीं देगी। फ्रेंड्स, तीसरा पॉइंट है, यदि लाइफ एश्योर्ड किसी प्रकार के क्रिमिनल एक्ट करते समय, यदि वो क्रिमिनल इंटेंशन के साथ किया जा रहा है, तो यदि एक्सीडेंट कर लेता है और डेथ हो जाती है या परमानेंट डिसेबिलिटी हो जाती है, तो एलआईसी क्लेम एक्सीडेंट वाले राइडर का नहीं देगी। ये बात आपको पता होनी चाहिए। फ्रेंड्स, फोर्थ ए इंपॉर्टेंट पार्ट है, यदि कोई व्यक्ति आर्म फोर्सेस या मिलिट्री सर्विस का पार्ट है और जॉब के दौरान एक्सीडेंट डेथ होती है, तो क्लेम नहीं मिलेगा। ये बात आपको मालूम इसलिए होनी चाहिए, जब भी किसी व्यक्ति का जो कि आर्म फोर्सेस या मिलिट्री सर्विसेज में जॉब कर रहा है, तो ये जानकारी आप उसको हमेशा दें, अवश्य दें। लेकिन साथ में आपको ये जानकारी होना भी जरूरी है, यदि ऐसा लाइफ एश्योर्ड ऑन ड्यूटी नहीं था, तब एक्सीडेंट डेथ हो गई या परमानेंट डिसेबिलिटी हो गई, तब इस राइडर का बेनिफिट मिलेगा। ये बात पता होना चाहिए। ऑफ ड्यूटी इट इज एप्लीकेबल। प्लस यदि वो किसी रेस्क्यू ऑपरेशन का पार्ट है अपने देश के अंदर, जो कि नेचुरल कैलेमिटीज के दौरान स्टैब्लिश हुआ है रेस्क्यू ऑपरेशन, उसमें एक्सीडेंटल डेथ होती है, परमानेंट डिसेबिलिटी होती है, तो भी ये राइडर एप्लीकेबल होगा, बेनिफिट मिलेगा। तो इसका मतलब पूर्ण रूप से एलआईसी मना नहीं कर रही है क्लेम देने से, इन 2 पॉइंट्स पे एलआईसी क्लेम देगी। तो इस राइडर को बिल्कुल हमें हमारे लाइफ एश्योर्ड को देना चाहिए। फ्रेंड्स, यदि कोई व्यक्ति पुलिस ड्यूटी कर रहा है, यदि वो एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटी नहीं कर रहा है, प्रॉपर पुलिस ड्यूटी कर रहा है, किसी पुलिस ऑर्गेनाइजेशन में कर रहा है, चाहे वो स्टेट की हो, यूटी हो, सीआरपीएफ हो, आईटीबीपी हो, अदर देन पैरामिलिट्री फोर्सेस, तो ये राइडर एप्लीकेबल नहीं होता। इस केस में एक्सीडेंटल डेथ होगी तो एक्सीडेंटल कवरेज का बेनिफिट नहीं मिलेगा। लेकिन दोस्तों, साथ में जानकारी होनी चाहिए, यदि उस लाइफ एश्योर्ड ने एक्सीडेंटल कवरेज लेने के लिए एक्स्ट्रा पे किया हुआ है, तो ये क्लेम पूरा एप्लीकेबल होगा, पूरा बेनिफिट मिलेगा। हमने आपको लास्ट वीडियो में सिखाया था कि फॉर्म नंबर 300 में इसके कॉलम बना हुआ है, यदि लाइफ एश्योर्ड उसको टिक करता है, जो नॉमिनल चार्जेस एक्स्ट्रा के हैं वो पे करता है। एग्जाम्पल के तौर पे 1 लाख सम एश्योर्ड पर मात्र 50 रुपए देने पर ये राइडर उनको मिल जाता है, जो कि हमें कस्टमर को हमेशा देना चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये बात पता होनी चाहिए, यदि कोई व्यक्ति पुलिस में है और उसने एक्स्ट्रा पे नहीं किया हुआ, तो ये राइडर एप्लीकेबल नहीं है। और एक्स्ट्रा पे किया हुआ इस राइडर को लेने के लिए, तो ये राइडर का पूरा बेनिफिट उनको मिलेगा। फ्रेंड्स, एक्सीडेंट के विदिन 180 डेज यदि डेथ होती है या परमानेंट डिसेबिलिटी होती है, तो इस राइडर का बेनिफिट एप्लीकेबल होता है। बट आफ्टर 180 डेज फ्रॉम द एक्सीडेंट, ये राइडर एप्लीकेबल नहीं होता। तो ये 5 पॉइंट मैंने आपको बताए हैं, आपको मुझे लगता है इंप्रूवमेंट मिला होगा आपकी नॉलेज में, तो प्लीज नोट इट डाउन, आपके काम आ सकते हैं। फ्रेंड्स, एलआईसी ने 26 मई 2020 को एक नया सर्कुलर जो कि ऑक्यूपेशनल कैटेगरी से जुड़ा हुआ है, इशू किया है।
इस सर्कुलर में LIC ने ऑक्यूपेशनल कैटेगरीज को ब्रीफ किया है और साथ में ये भी एक्सप्लेन किया है कि किस कैटेगरी को किस फॉर्म में एक्सीडेंटल बेनिफिट दिया जाएगा। फ्रेंड्स, इस सर्कुलर में LIC ने ऑक्यूपेशंस को 20 भागों में विभाजित किया है और जो पहली कैटेगरी है वो है नॉन हजार्डियस ऑक्यूपेशंस की, यानी कि ऐसे लाइफ एश्योर्ड जिनको उनके ऑक्यूपेशन से किसी प्रकार का कोई रिस्क नहीं है। फ्रेंड्स, इस कैटेगरी से हमारे पास मोर देन 95% बिजनेस आता है। फ्रेंड्स, इसके अतिरिक्त जो 19 कैटेगरी LIC ने बनाई है उसके अंदर उनकी नेचर ऑफ ऑक्यूपेशन, नेचर ऑफ रिस्क के अकॉर्डिंग इनको कैटेगराइज किया है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर एक कैटेगरी है अम्यूजमेंट्स एंड स्पोर्ट्स। इसके अंदर LIC ने बॉक्सर्स, हॉर्स राइडर्स एंड रेसलर्स एक्सेट्रा को इंक्लूड किया है। इसी प्रकार से जो अन्य कैटेगरीज हैं जैसे कि कार रेसिंग, क्लाइंबिंग, माइंस यानी कि जो लोग खान में काम करते हैं, ऐसे ड्राइवर जो कि हैवी ट्रांसपोर्ट चलाते हैं, रेलवे के ड्राइवर्स या क्रेन को चलाने वाले ड्राइवर्स, ऐसे लाइफ एश्योर्ड जो आर्म फोर्सेस में जॉब करते हैं या स्विच वर्कर्स हैं, वाटर स्पोर्ट्स या फिर न्यूक्लियर एनर्जी से जुड़े हुए हैं। तो फ्रेंड्स, ऐसी 19 कैटेगरीज LIC ने बनाई हैं इस सर्कुलर के माध्यम से। टोटल हैं 20 कैटेगरीज। फ्रेंड्स, LIC ने इस सर्कुलर के साथ एनेक्सर 1 भी इशू किया है जिसमें एक्सीडेंट बेनिफिट से जुड़ी इंफॉर्मेशन भी एक्सप्लेन की है। जैसे कि कुछ कैटेगरीज के समक्ष LIC ने यह कहा है कि इनको एक्सीडेंट बेनिफिट राइडर दिया जाएगा और कुछ कैटेगरीज में ड्यू टू हाई रिस्क LIC ने यह कहा है कि एक्सीडेंट बेनिफिट विद एक्सक्लूजन्स यानी कि कुछ कंडीशन के साथ दिया जाएगा और ड्यू टू हाई रिस्क, वेरी हाई रिस्क आई वुड से, LIC ने इस राइडर को देने से मना कर दिया है, रिग्रेट कर दिया है। फ्रेंड्स, मैं आपको 2 इंपॉर्टेंट बातें बताना चाहता हूं जो कि मैंने इस सर्कुलर से अंडरस्टैंड की हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं ऑक्यूपेशन एक्स्ट्रा जो वर्ड हम बार बार यूज करते हैं इसका क्या मतलब है। फ्रेंड्स, जब लाइफ एश्योर्ड को उनके ऑक्यूपेशन से रिस्क होता है तो LIC नेचर ऑफ ऑक्यूपेशन के अकॉर्डिंग उनसे एक्स्ट्रा प्रीमियम चार्ज करती है। इस एक्स्ट्रा प्रीमियम को जो कि उनके ऑक्यूपेशन की पॉइंट ऑफ व्यू से चार्ज किया जा रहा है इसको ऑक्यूपेशन एक्स्ट्रा कहते हैं। किस ऑक्यूपेशन से कितना प्रीमियम एक्स्ट्रा चार्ज करना है इसकी जानकारी LIC ने एनेक्सर 1 में हमको दी है। फर्स्ट पॉइंट, फ्रेंड्स, जब हम लाइफ एश्योर्ड से स्टैंडर्ड रेट्स यानी कि नॉर्मल प्रीमियम चार्ज करेंगे, किसी प्रकार का ऑक्यूपेशन एक्स्ट्रा नहीं लेंगे, तो उस व्यक्ति के ऑक्यूपेशन के अकॉर्डिंग हम उनको एक्सीडेंट बेनिफिट देंगे या फिर एक्सक्लूजन के साथ देंगे। इट विल डिपेंड ऑन दी ऑक्यूपेशन और इसकी जानकारी हमको LIC ने एनेक्सर 1 में दी है। आपको सिर्फ माइंड में ये रखना है, जब हम ऑक्यूपेशन एक्स्ट्रा चार्ज नहीं कर रहे हैं उस समय एक्सीडेंट बेनिफिट हम देंगे या फिर एक्सक्लूजन के साथ देंगे। नंबर 2 पॉइंट, फ्रेंड्स, यदि किसी परिस्थिति में हम एज पर दी रूल, एज पर दी एनेक्सर 1 हम ऑक्यूपेशन एक्स्ट्रा चार्ज कर रहे हैं, तब हम लाइफ एश्योर्ड को एक्सीडेंट बेनिफिट विद एक्सक्लूजन देंगे या फिर मना कर देंगे। तो फ्रेंड्स, ये 2 बातें मैं आपको बताना चाह रहा था। जब हम किसी से ऑक्यूपेशन एक्स्ट्रा चार्ज नहीं कर रहे तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम एक्सीडेंट बेनिफिट राइडर देंगे ही देंगे। हो सकता है हाई रिस्क हो लेकिन LIC ने उनसे ऑक्यूपेशन एक्स्ट्रा चार्ज ना किया हो, ना कर रहे हो एज पर दी एनेक्सर 1, लेकिन साथ में रेस्ट्रिक्शन दे रहे हो विद एक्सक्लूजन्स की। और जो दूसरा पॉइंट है ऑक्यूपेशन एक्स्ट्रा का, इसमें हम हमेशा विद एक्सक्लूजन्स एक्सीडेंट बेनिफिट राइडर देंगे या फिर मना करेंगे। ये 2 बातें आपको हमेशा अपने माइंड में रखनी है। फ्रेंड्स, अभी हम बहुत जैसे एक वर्ड यूज कर रहे हैं विद एक्सक्लूजन्स। एक्सक्लूजन्स का आखिर मतलब क्या है इसको भी डिस्कस करते हैं। मैं आपको यहाँ पे डिफाइन करता हूँ विद एग्जांपल कि आखिर एक्सक्लूजन्स का मतलब क्या है। फ्रेंड्स, अभी इस वीडियो में मैंने शुरू में आपको एक्सक्लूजन्स के बारे में ब्रीफ किया था। मैंने आपको 5 पॉइंट बताए थे जिसमें पॉइंट 52 एंड 54 के मध्य इस एक्सक्लूजन्स को देखा जाता है।
फ्रेंड्स, मैं एक एग्जाम्पल को लेने जा रहा हूं और आपको एक्सक्लूज का मतलब ब्रीफ करता हूं। मान लेते हैं एक लाइफ एश्योर्ड हॉर्स रेसिंग जॉकी है, यानी कि एक घुड़सवार है, और इस परिस्थिति में एनेक्सर 1 में लिखा हुआ है यदि कोई लाइफ एश्योर्ड हॉर्स रेसिंग जॉकी होगा उसको हम एक्सीडेंटल बेनिफिट विद एक्सक्लूजन देंगे। उसमें क्लियर मेंशन है एनेक्सर 1 के अंदर कैटेगरी के समक्ष लिखा हुआ है। तो इसमें एक्सक्लूजन का क्या मतलब है जो कि मैं आपको ब्रीफ करना चाहता हूं। फ्रेंड्स, आपको ये बात समझने की कोशिश करनी है, जब भी विद एक्सक्लूजन लिखा होगा इसका मतलब ये होगा कि उस व्यक्ति को उसके ऑक्यूपेशन के द्वारा यदि एक्सीडेंटल डेथ हो जाती है तो उस परिस्थिति में एक्सीडेंट का बेनिफिट नहीं दिया जाता, नेचुरल डेथ का बेनिफिट दिया जाता है। यदि एक्सीडेंटल डेथ किसी और कारण से होती है उस समय एक्सीडेंटल कवरेज होता है। ये छोटी सी बात हमेशा ध्यान रखनी है, यदि ऑक्यूपेशन एक्स्ट्रा चार्ज किया है नहीं किया है लेकिन उस कैटेगरी को हमने एक्सीडेंट बेनिफिट विद एक्सक्लूजन दिया है तो एक्सक्लूजन का तात्पर्य ये है कि यदि उस लाइफ एश्योर्ड को ड्यू टू ऑक्यूपेशन एक्सीडेंटल डेथ होती है उस परिस्थिति में केवल एक्सीडेंटल बेनिफिट नहीं दिया जाएगा, अदरवाइज दिया जाएगा। तो जब भी आप किसी इस तरह के व्यक्ति का केस करें तो ये बात आपको मालूम होनी चाहिए। फ्रेंड्स, अभी जो हमारा नया सर्कुलर 26 मई 2020 को इशू किया गया है उसमें जो मेन पॉइंट्स थे हमारे एक्सीडेंटल बेनिफिट से जुड़े हुए वो मैंने अभी आपको उसकी आउटलाइन ब्रीफ की है। लेकिन फ्रेंड्स, इस टॉपिक को ऑक्यूपेशन एक्स्ट्रा के पूरे टॉपिक को मुझे कवर करना है, जिसके लिए मुझे एक सेपरेट वीडियो बनाना है आपके लिए। उसमें जो इसमें 20 कैटेगरीज को डिफाइन किया गया है और उसके अंदर जो उस कैटेगरीज के सब पार्ट्स होंगे उनको मैं इंक्लूड करूंगा। एनेक्सर 1 जिसमें हर कैटेगरी के समक्ष ऑक्यूपेशनल एक्स्ट्रा की जानकारी दी गई है और ये जानकारी दी गई है कि किस ऑक्यूपेशन को हम एक्सीडेंट बेनिफिट का राइडर पूरा देंगे या विद एक्सक्लूजन देंगे या रिग्रेट करेंगे, तो उसको भी मैं इसमें एक्सप्लेन करूंगा। फ्रेंड्स, किस ऑक्यूपेशन कैटेगरी के साथ कौन सा क्वेश्चनर लगेगा उसकी भी मैं जानकारी आपको इस वीडियो में दूंगा। फ्रेंड्स, यदि आप चाहते हैं कि आपको हर प्रकार की जानकारी मिले तो हमारे इस वीडियो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें कि जैसे ही वीडियो आए आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। अब मैं बात करूंगा यदि एक्सीडेंटल डेथ हो जाती है, परमानेंट डिसेबिलिटी हो जाता है ड्यू टू एक्सीडेंट, तो क्लेम से संबंधित क्या इंफॉर्मेशन है ये आपके लिए उपयोगी होगा। फ्रेंड्स, जब एक्सीडेंट हुआ हो उस समय पॉलिसी इन्फोर्स रहे, लैप्स पॉलिसी में राइडर एप्लीकेबल नहीं होता है या ग्रेस पीरियड के बाद कस्टमर ने प्रीमियम ना भरा हो और एक्सीडेंट हो जाए, डेथ हो जाए उसके बाद या परमानेंट डिसेबिलिटी हो जाए तो भी बेनिफिट नहीं मिलता है। ये पॉइंट्स मैंने आपको अच्छी तरह ब्रीफ किए थे अपने लास्ट वीडियो में। फ्रेंड्स, लाइफ एश्योर्ड को या नॉमिनी को विद इन 90 डेज ऑल डॉक्यूमेंटेशन एंड प्रूफ्स इसकी जानकारी सर्विसिंग ब्रांच को देनी होती है। और फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपको बताया, एक्सीडेंटल डेथ हो या परमानेंट डिसेबिलिटी हो वो विद इन 180 डेज होनी चाहिए एक्सीडेंट के। फ्रेंड्स, यदि 90 दिन तक डॉक्यूमेंटेशन विद प्रूफ सबमिट नहीं किए जाते हैं तो जो कंडोनेशन ऑफ डिले है, मतलब डिले की जो माफी है वो हायर अथॉरिटी देती है। फ्रेंड्स, मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा एग्जांपल के तौर पर। पहले तो किसी व्यक्ति ने 5 लाख का प्लान लिया और 5 लाख के एक्सीडेंटल कवरेज राइडर लिया, उस व्यक्ति की एक्सीडेंटल डेथ हो गई, डॉक्यूमेंटेशन सबमिट किए गए, प्रूफ भी सबमिट किए गए लेकिन सेटिस्फैक्ट्री से प्रूफ सबमिट नहीं किए गए, तो उस केस में एलआईसी जो हमारा नेचुरल डेथ हुआ पहले उसका क्लेम देगी 5 लाख प्लस बोनस। लेकिन जो 5 लाख का एक्सीडेंटल कवरेज का जो क्लेम था वो जब तक नहीं दिया जाएगा जब तक उसका कंसर्न डॉक्यूमेंटेशन सबमिट नहीं हो जाएंगे। एलआईसी पूरा क्लेम नहीं रोकेगी, एलआईसी वहां तक का क्लेम दे देगी नेचुरल डेथ तक का, लेकिन एक्सीडेंटल कवरेज का क्लेम लेने के लिए डॉक्यूमेंटेशन पूरे सबमिट करने होते हैं और जब वो सेटिस्फैक्टरी होने चाहिए। तो फ्रेंड्स, नाउ वी सी आवर अदर टॉपिक विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, जो मैं बता रहा हूँ कि डॉक्यूमेंट सेटिस्फैक्टरी होने चाहिए। इसका मतलब वो कौन से डॉक्यूमेंट है उसकी जानकारी आपको होना अति अनिवार्य है कि जब एक्सीडेंटल डेथ होगी या परमानेंट डिसेबिलिटी होगी तो क्लेम के लिए कौन से डॉक्यूमेंट्स
हमें सबमिट करने होते हैं ब्रांच के अंदर, इसकी जानकारी होना आपके लिए अति अनिवार्य है। दोस्तों समझिए और नोट करते रहिए। फ्रेंड्स, सबसे पहले सर्टिफाइड कॉपी ऑफ एफआईआर, मतलब जो एफआईआर होती है यदि उसकी फोटोकॉपी लगा रहे हैं, जो कंसर्न पुलिस स्टेशन है उसकी इसके ऊपर स्टैंप लगी होने अति अनिवार्य है। दूसरा पॉइंट है, दूसरा डॉक्यूमेंट है पुलिस की इंक्वेस्ट रिपोर्ट। फ्रेंड्स, जो पुलिस ने इंक्वायरी की है वो उसके पेपर प्लस जो क्लोजर रिपोर्ट है, यदि आप वो फोटोकॉपी लगा रहे हैं तो उस पे भी पुलिस, जो कंसर्न पुलिस स्टेशन है उसकी ऑथोराइज स्टैंप लगी होनी अति अनिवार्य है। कॉपी ऑफ पंचनामा, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, यदि विस्तार रिपोर्ट है तो वो भी अटैच हो जानी चाहिए साथ में। यदि वो नहीं है तो एक केमिकल एनालिसिस रिपोर्ट होती है, वो मिल जाती है हॉस्पिटल से, वो भी अटैच होनी अति अनिवार्य है, जो कि वो एस्टेब्लिश करती है कि व्यक्ति ने किसी प्रकार का नशा, ड्रग्स तो नहीं लिया हुआ या पॉइजन तो नहीं लिया हुआ। फ्रेंड्स, न्यूज़पेपर की कटिंग, मान लेते हैं किसी मीडिया ने उसको कवर किया है, किसी न्यूज़पेपर ने उसको कवर किया है, तो उसकी कटिंग हम हाथ में लगा सकते हैं। फ्रेंड्स, यदि व्यक्ति खुद ड्राइविंग कर रहा था और एक्सीडेंट हुआ तो उस समय उस व्यक्ति के ड्राइविंग लाइसेंस की भी हमें कॉपी चाहिए। यदि मान लेते हैं ऐसा केस कोर्ट में चला गया, वहाँ पे डिसीजन पेंडिंग है कि व्यक्ति की डेथ नेचुरल हुई है, सुसाइड का केस था या एक्सीडेंटल केस था, जब तक फाइनल वर्डिक्ट यानी कि फाइनल डिसीजन नहीं आ जाता तो इस राइटर का क्लेम देने में हम असक्षम होंगे। वी हैव टू वेट फॉर दैट डिसीजन। फ्रेंड्स, कई बार व्यक्ति की जो हर रिपोर्ट जो होती है, हम कह सकते हैं कि पुलिस में उसकी एफआईआर लॉन्च नहीं होती है। कुछ इस तरह के इंसिडेंट होते हैं जैसे डॉग बाइटिंग है, स्नेक बाइटिंग है, इसमें पुलिस रिपोर्ट का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। जो हमारे अल्टरनेटिव प्रूफ्स हैं वो काम करते हैं, जैसे जो आई विटनेस होती है या कोई ग्राम सेवक या गवर्नमेंट ऑफिशियल अपना एफिडेविट दे दे। एलआईसी खुद की भी इंक्वायरी स्टैब्लिश कर सकती है, या ऐसे इस दौरान किसी ने डॉक्टर ने उसको देखा हो या हॉस्पिटल ने ट्रीटमेंट किया हो तो उसके डॉक्यूमेंट्स भी हम साथ में लगा सकते हैं। इट विल वर्क। फ्रेंड्स, एक्सीडेंट होने के बाद व्यक्ति किसी भी हॉस्पिटल में उसने ट्रीटमेंट कराया हो उसके रिकॉर्ड्स लगते हैं। व्यक्ति ने 2 या 3 या उससे अधिक हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट कराया है, दिखाया है अपने आप को, तो उन सब के हमें डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे। प्लीज नोट इट डाउन। फ्रेंड्स, अब मैं आपको बताने जा रहा हूं, यदि व्यक्ति ने शुरू में एक्सीडेंटल कवरेज का बेनिफिट नहीं लिया है तो बाद में कैसे ले सकते हैं। दोस्तों, माइनर केस में तो बहुत सिंपल है कि 18 साल से पहले हम इस राइडर को देते ही नहीं हैं। फ्रेंड्स, दूसरी बात, यदि कोई माइनर है, मेजर हो जाता है और वो एक्सीडेंटल राइडर लेने आता है तो हमें देखना होगा उस पॉलिसी के अंदर एक्सीडेंटल कवरेज का बेनिफिट है भी या नहीं। मान लेते हैं किसी बच्चे को आपने चाइल्ड मनी बैक या जीवन बीमा पॉलिसी दी है और जब बच्चा 18 साल का हो जाएगा तो ये बेनिफिट उसको नहीं मिल पाएगा क्योंकि वो उस पॉलिसी का बेनिफिट फीचर नहीं है। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। आप नोट कर लीजिए, ये टॉपिक आपके लिए यूजफुल क्यों होगा, क्योंकि जब किसी कस्टमर को आप नई पॉलिसी के बारे में समझा रहे होंगे, नई पॉलिसी के बारे में, और पुरानी पॉलिसीज को भी चेक कर रहे होंगे, तो आप देख सकते हैं कि व्यक्ति ने एक्सीडेंटल कवरेज राइडर लिया है, नहीं लिया है, और नहीं लिया है तो आप उसको दिलवा सकते हैं। इससे आपका कस्टमर के माइंड पे अच्छा इंप्रेशन जाता है। ये आपकी मार्केटिंग का टूल भी स्टैब्लिश हो सकता है नॉलेज के साथ साथ। तो यू शुड नो अबाउट दिस टॉपिक। फ्रेंड्स, वी शुड नो कि थोड़ा सा नॉमिनल प्रीमियम जो एक्सीडेंटल कवरेज का होता है वो बेसिक प्रीमियम में ऐड हो जाएगा, वो इंक्रीज हो जाता है। बाद में कस्टमर ये ना कहे कि प्रीमियम क्यों बढ़ गया। फ्रेंड्स, क्या फॉर्मेलिटीज होती हैं जिसके बाद ये राइडर हमारे कस्टमर को हम दिलवा सकते हैं। सबसे पहले नोट कर लीजिए, फॉर्म नंबर 3772। इसको प्रॉपरली फिल करने के बाद कस्टमर जो लाइफ एश्योर्ड है अपने प्लेस पे साइन करेगा और प्रॉपरली ये फॉर्म विटनेस किया जाएगा और उसकी पूरी इंफॉर्मेशन उस पर लिखी जाएगी। फ्रेंड्स, लाइफ एश्योर्ड का आईडी, एड्रेस प्रूफ दैट शुड बी सेल्फ अटेस्टेड। फ्रेंड्स, जो ड्यू चार्जेस हैं वो मतलब जो चार्जेस लगेंगे मात्र 50 रुपये प्लस जीएसटी जो भी चल रहा होगा वो ऐड हो जाएगा। इसकी एक फीस है वो एलआईसी ब्रांच में ही जमा होती है और जो डॉक्यूमेंटेशन है जैसे फॉर्म नंबर 3772 इसके साथ वो स्टेबल कर दी जाती है। लेकिन माइनर के केस में जब माइनर मेजर बनता है और वो इस राइडर को अप्लाई करता है तब उनसे चार्ज नहीं लिया जाएगा।
ये सिर्फ लिया जाएगा उन मेजर व्यक्तियों से जिन्होंने शुरू में सैलरी को नहीं लिया, बाद में वो ऐड करवाना चाहते हैं। मेजर के लिए तो ऑप्शन ही नहीं था, सॉरी माइनर के लिए तो ऑप्शन ही नहीं था लेने का, और वो जब मेजर बनते हैं और सैलरी को अप्लाई करते हैं लेने के लिए, तो उनसे एलआईसी चार्ज नहीं करेगी। प्लीज नोट इट डाउन फ्रेंड्स। ओरिजिनल बॉन्ड लगेगा फॉर द पर्पज ऑफ एंडोर्समेंट। और एक बात आपको मालूम होनी चाहिए, जब पॉलिसी की एनिवर्सरी होगी उसके बाद ही ये राइडर ऐड होता है, इसके बेनिफिट कंटिन्यूशन में आते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आज मान लेते हैं 24 मई 2020 है, हमने एक पॉलिसी ली बट राइडर नहीं लिया एक्सीडेंटल कवरेज का, और यदि हम दोबारा इस राइडर को लेना चाहते हैं तो ये हमको मिलेगा 24 मई 2021 को, 24 मई 2022 को एंड सो ऑन। उस ईयर्स के बाद ही हमको पॉलिसी में ऐड करना होगा और हमको इसका बेनिफिट कंटिन्यूशन में मिलेगा। ये बात आपको मालूम होना चाहिए, नॉट बिफोर दैट। तो फ्रेंड्स, जो पॉइंट मैंने बताया ये आपको हेल्प करेंगे कस्टमर को बेटर सर्विसेज देने में, प्लस आपकी मार्केटिंग को इम्प्रूव भी करने में। आशा करता हूँ आपको पॉइंट समझ आ रहे होंगे। फ्रेंड्स, ये फॉर्म है 3772। ये 1 पेज का फॉर्म होता है, बैक टू बैक होता है, बस दिखाने के लिए मैंने यहाँ पर लेकर आया हूँ आपके समक्ष। फ्रेंड्स, इस पॉइंट पे लाइफ एश्योर्ड के साइन होते हैं। फ्रेंड्स, इस पॉइंट पे जो भी विटनेस देंगे उनके साइन होंगे, उनका प्रॉपर एड्रेस लिखा जाएगा। फ्रेंड्स, आशा करता हूँ आज का वीडियो हालांकि थ्योरेटिकल था, मैंने अपने तरीके से समझाने की कोशिश की आपको, और आपने अच्छी तरह समझा भी होगा। भविष्य में चीज़ें काम आ सकती हैं। फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच, आप हमारा वीडियो इतना ध्यानपूर्वक देखते हैं और लगातार मुझे प्रमोट कर रहे हैं अगले वीडियोस बनाने के लिए, तो मैं शुक्रगुजार हूँ आप लोगों का। फ्रेंड्स, सबसे पहले जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब का बटन प्रेस नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो भी नेक्स्ट वीडियो आए उसकी जानकारी आपको मिल जाए। यदि जानकारी आपको सबसे पहले चाहिए, आप चाहते हैं नोटिफिकेशन मेरे पास सबसे पहले आए जब भी वीडियो अपलोड हो, तो आपको बेल का आइकन प्रेस करना होगा। दोस्तों बोलते हैं ना, फर्स्ट डे फर्स्ट शो, फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखना है तो बेल का आइकन प्रेस करके रखें, नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके मोबाइल या लैपटॉप पे आ जाएगा। फ्रेंड्स, अगर लाइक करेंगे तो मुझे मोटिवेट करेंगे, लाइक करेंगे तो मोटिवेट करने से क्या होगा, मैं अच्छे अच्छे वीडियोस आपके लिए बनाता रहूँगा। तो लाइक का बटन दबाना सबसे ज़रूरी है दोस्तों। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग मी एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर।